आपका स्वागत है कैन में, CAN, कैन यानी कि क्योर ऑटिज्म नाउ। पेरेंट्स जिनके बच्चों को घोषित कर दिया गया ADHD ऑटिज्म का शिकार है या जूझ रहे हैं, उन पेरेंट्स के लिए उनके जीवन में पहली बार ऐसा हो रहा होगा जब वो सुन रहे हैं कि ऑटिज्म क्योर हो सकता है, ADHD क्योर हो सकता है। क्योर हो सकता है, हमारे पेशेंट क्योर होते हैं। मैं डॉक्टर विश्वरूप चौधरी, मेरे साथ डॉक्टर नमिता आप देख रहे हैं, और हमारा यही मिशन है और हमारे बच्चे ठीक होते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो vishwarup.com/autism में जाके सक्सेसफुल टेस्टिमोनियल्स वीडियोस देख सकते हैं, उनके पहले के रिपोर्ट्स वो सब भी वहाँ मौजूद हैं, देख सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म या ADHD है और जाहिर सी बात है आप ठीक करना चाहते हैं, नॉर्मल करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट द स्टेप 1 vishwarup.com/autism में जाके एक फॉर्म भरना है। ये टोटली फ्री सर्विस है। इस फॉर्म को भरने से हमें ये पता चल जाएगा कि आप इंटरेस्टेड हैं, कि हमारे बनाए हुए प्रोटोकॉल आप फॉलो करना चाहते हैं। फॉलो करने के लिए हमारे पास में, हमारे हॉस्पिटल, हमारे क्लिनिक्स में आने की आवश्यकता नहीं है, अपने घर पे बैठ के फॉलो करना है। एंड व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से मैं, मेरी टीम, डॉक्टर नमिता हु इज़ लीडिंग दिस प्रोजेक्ट, आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे। मिशन एक है, बहुत ही क्लियर है, क्योर ऑटिज्म नाउ। और वो हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, यही सारी चीज़ आपको बताएंगे। बहुत सिंपल बातें हैं। याद रखिए, बहुत बड़ी दिखने वाली बीमारी अक्सर आसानी से घर पे ठीक हो सकता है, और उसमें से एक ऑटिज्म एंड ADHD भी है। इसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो पहला स्टेप तो ये रहा कि vishwarup.com/autism में जाके आपको गूगल फॉर्म भरना है, सो दैट वी नो दैट यू वांट योर चाइल्ड टू रिकवर फ्रॉम ऑटिज्म एंड ADHD। अगर आपने ये फॉर्म भर दिया है तो अब दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरा स्टेप ये है कि आपको एक और फॉर्म है, इसे कहते हैं BAT, BAT, बिहेवियरल असेसमेंट टेस्ट। बिहेवियरल असेसमेंट टेस्ट के दिए गए सारे 15 क्वेश्चंस को आपको फिल करना है, सो दैट वी नो मोर अबाउट योर चाइल्ड एंड ऑल्सो यू नो मोर अबाउट योर चाइल्ड। वो बिहेवियरल असेसमेंट टेस्ट का बेसिस ये है, उसका भरने का मकसद ये है कि अभी बच्चे का स्टेटस क्या है ये जानना, और 1 महीने बाद दोबारा से यही वाला टेस्ट हम लेंगे, और ताकि हम कंपेयर कर सकें कि 1 महीने तक जब आपने हमारे गाइडेंस में रहते हुए बच्चे को सारे प्रोटोकॉल फॉलो कराए। हम ये समझते हैं कि जो प्रोटोकॉल है हो सकता है वो 100% फॉलो ना करा पाएँ, लेकिन जितना भी फॉलो करा पाएँ उससे बच्चे में क्या क्या इंप्रूवमेंट आई वो हम स्टेप बाय स्टेप समझ पाएँ। इसके लिए आप समझ पाएँ, इसके लिए बिहेवियरल असेसमेंट टेस्ट आपको भरना है, जो कि सेकेंड स्टेप है। इस टेस्ट को समझ लेते हैं पहले। ये टेस्ट को भरने के लिए भी vishwarup.com/autism में ही जाना है, बल्कि हर तरह के रेफरेंस के लिए आपको सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट है vishwarup.com/autism। तो इस टेस्ट को समझ लेते हैं। इस टेस्ट का जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पढ़ता हूँ और आपको समझाता हूँ। पहला तो यह है कि ऐसे बच्चों में कैसे वो डिफ्रेंशिएट होते हैं। उसका कोई ब्लड रिपोर्ट एक्सेट्रा नहीं होता है, उसका सिर्फ बिहेवियरल टेस्ट ही हो सकता है। और टेस्ट में पहला जो सिम्टम है, सिम्टम ऑफ लिमिटेड आई कॉन्टैक्ट ऐसे बच्चों में बाकियों के साथ कम होता है या ना के बराबर होता है। दैट इज व्हाट वी सी इन द, जैसे हम कोई अगर फैमिली पिक देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो बच्चा इधर उधर देख रहा है, वो डायरेक्ट कैमरे में देखना उसको अच्छा नहीं लगता है, लाइट से, साउंड से थोड़ा बच्चे वो घबराते हैं। हाँ, तो मतलब ये कि एक फोटोग्राफ भी अगर हम देखेंगे तो हम बता सकते हैं कि ये बच्चे का बिहेवियर जो है ये लुक्स लाइक ऑटिस्टिक चाइल्ड और ADHD चाइल्ड। तो इसमें पहला सवाल यही है। इस सवाल में आपके अनुसार आपके बच्चे में 0 से 10 तक में आपको स्केल करना है। अगर तो ये आई कांटेक्ट वो बराबर बना रहा है तो मार्क्स देने 0, और अगर आई कांटेक्ट नहीं बना रहा है, बिल्कुल भी नहीं बना रहा है, तो वर्स्ट केस है तो मार्क्स देने 10। फिर इम्प्रूवमेंट कैसे होगा उसकी बात थोड़ी देर बात कर लेते हैं। दूसरा जो बिहेवियरल असेसमेंट टेस्ट का दूसरा सवाल है ट्रबल विद बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन, बातचीत में जवाब देना मुश्किल होना। दैट इज द सेकंड थिंग, क्योंकि वो प्रोसेस नहीं कर पाता है इतना जल्दी। आप जो उसे बोलेंगे वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा, इतने में आप दूसरी बात बोल देंगे तो उसका माइंड कंफ्यूज हो जाता है। तो इसीलिए उसमें बोलते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो कुछ और ही बोलने लगता है, अपनी बात रिपीटेटिव करता है जो वो अंदर से बोल रहे हैं। तो ये एक बात आपको समझना होगा कि आपके बच्चे के उम्र के बाकी बच्चों में से आपको कंपेयर करना है। कई बार बच्चे ऐसे भी होते हैं एक बहुत छोटे एज के कि हमारी बातों से ना मतलब हो कि अपने धुन में है, लेकिन उतने ही एज के बाकी बच्चों का जो बिहेवियर होता है इस कॉन्टेक्स्ट में और आपके बच्चे से कंपेयर करके
अब आपको देखना है कि कंपैरिजन में आप 0 मार्क्स यानी कि बिल्कुल बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल बिहेवियर है इस कॉन्टेक्स्ट में, और लगता है कि भाई कोई हमारे कन्वर्सेशन का जो एक्सपेक्टेड आंसर है वो बिल्कुल नहीं मिल रहा, कोई मेल ही नहीं खा रहा, तो वो वर्ड्स केस हो गया, बैड हो गया बिल्कुल, तो वो 10 मार्क्स देना है। अगला जो आपको असेसमेंट का तीसरा क्वेश्चन है, डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग सोशल क्यूज, फेशियल एक्सप्रेशन, टोन ऑफ वॉइस, चेहरे के भाव या आवाज़ के उतार चढ़ाव को समझने में कठिनाई। दैट इज द थर्ड पॉइंट। हाँ, कहते हैं कि इनका आईक्यू हमसे बहुत ज्यादा होता है, बट छोटी छोटी जैसे चीजें हैं, जैसे कि जूते के शू लेसेस बंद करना वो लोग ये नहीं कर पाते हैं, बटन्स बंद करना है वो नहीं कर पाते, तो इंस्ट्रक्शंस ये लोग समझ नहीं पाते हैं। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं इनसे, अगर आप कहीं मीटिंग में बैठे हुए हैं, आप अपने फेस से ही इनको इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे तो भी ये समझ नहीं पाते कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, और हम लोग इरिटेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान देना है कि जैसे आपने बताया कि जूते के लेस नहीं बांध पाते, बहुत छोटे बच्चे कोई भी नहीं बांध पाते, लेकिन आप का बच्चे का उम्र जो भी है उस उम्र में बाकी बच्चों से जो एक्सपेक्ट किया जाता है, बाकी नॉर्मली सारे बच्चे जो कर पाते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में आपको कंपेयर करना है। और कंपैरिजन में अगर आपको लगता है कि बिल्कुल कंपेरेबल है तो 0, और लगता है कि नहीं बिल्कुल क्लियरली डिफरेंस दिख रहा है तो 10 मार्क्स, नहीं तो इसके बीच में ही मार्क्स हो सकता है। अगले चौथे क्वेश्चन पे जाते हैं, बिहेवियरल असेसमेंट टेस्ट का। रिपीटिंग मूवमेंट, जैसे बार बार हाथ हिलाना, फड़फड़ाना, आगे पीछे झूलना, इस तरह से इस वाले बिहेवियर में आपके जो इनपुट हैं किस तरह से। कई बार बच्चे स्किन भी ऐसे नोचते रहते हैं, कई बार है ना अपने नेल्स बाइट करते रहते हैं हमेशा, या अपने बालों को घुमाते रहेंगे ऐसे ऐसे, तो इस तरह से फीट को टैप करते रहेंगे, फिंगर्स को करते रहेंगे, तो इस तरह के बहुत बिहेवियर्स देखे गए हैं। आपको थोड़ा सा इसमें अलर्ट ये रहना पड़ेगा कि जो आपने बिहेवियर बताया ये किसी नॉर्मल बच्चे का भी हो सकता है, लेकिन जो ऑटिस्टिक या ADHD के बच्चे हैं वो क्लियरली उनका बिहेवियर ऐसा होता है कि वो कई बार इरिटेटिंग लगता है एक स्ट्रेंजर को, और क्लियरली वो डिफरेंस देख पाते हैं कि इसका बिहेवियर एबनॉर्मल होगा है। तो उस एंगल से देखना है, जब भी आप कंपेयर करेंगे अपने बच्चे को तो उसी उम्र के बाकी बच्चों के बिहेवियर से कंपेयर करेंगे, फिर मार्क्स देंगे। 0 मतलब इट इज़ वेरी वेरी कंपेरेबल, नॉर्मल, एंड 10 का मतलब है कि हालत बच्चे की उतनी अच्छी नहीं है, खराब है। अगला 5वें सवाल में मैं जा रहा हूँ, डिलेड स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट, बोलने या भाषा के विकास में देरी। क्योंकि हमारे दिमाग में डॉक्टर्स एक बार सेट कर देते हैं कि बच्चे को इस महीने में बोलना ही बोलना है, तो जैसे ही वो थोड़ा सा भी डिले होता है तो हम लोग हाइपर हो जाते हैं और डॉक्टर्स के पास जाने लगते हैं, और वहाँ पर जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे कोई ना कोई डायग्नोसिस लेके ही आते हैं, तो कई बार ADHD की डायग्नोसिस मिल जाती है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा एक ही उम्र में बोले, कोई बच्चा जल्दी बोलना शुरू करेगा, कोई देर से चलना शुरू करेगा, तो लेकिन अल्टीमेटली 2 साल 3 साल के अंदर सारे बच्चे फिर बोलना और चलना सब कुछ हो ही जाता है, वो आगे पीछे होता है। तो मिस डायग्नोसिस से भी हमें बचना है, लेकिन अगर क्लियर कट हमें दिख रहा है कि बाय एनी कंपैरिजन आपका बच्चे का जो स्पीच डेवलपमेंट है वो दूर दूर तक बाकी बच्चों के कंपैरिजन में नहीं है, तो ही इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस देना है, तो कोई ना कोई मार्क्स देना। अदरवाइज अगर लगता है कंपेरेबल है थोड़ा बहुत भी तो उसको 0 तक ही रखिएगा। अगला सवाल आता है 6th क्वेश्चन जो आपको भरना है, स्पीकिंग इन मोनोटोन और अनयूजुअल रिदम, एक ही सुर में या अजीब लय में बोलना। दैट इज द 6th क्वेश्चन। फ्लैट स्पीच होती है, मतलब कोई ऊपर नीचे नहीं जाता है, वोकल डिलीवरी क्लियर नहीं कर पाते हैं ये लोग ना। आप कुछ भी सवाल पूछेंगे बस हाँ खा लिया, हाँ खा लिया, रोटी खा ली, मतलब एक ही चीज रिपीट करते रहते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड द थिंग्स ना। तो ये एक्साइटमेंट नहीं होता बोलने में, कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फिर ये है क्या। जब ऐसे बच्चे का जो कन्वर्सेशन होता है या उनकी जो भी वो बोलते हैं, तो उस बोल में हम जब कुछ बोल रहे हैं तो उसमें एक इमोशन भी साथ में आता है, इसीलिए इनके ना कम फ्रेंड्स होते हैं और इनको कोई बर्थडे पार्टीज में भी इनवाइट नहीं करता, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ये तो लोग। ये भी आपको कंपैरिजन में देखना है कि आपके बच्चे के इस वाले पॉइंट में कितने मार्क्स देने चाहिए। 0 मतलब इट इज़ एज नॉर्मल एज एनी अदर चाइल्ड, और अगर 10 मतलब कि क्लियरली दिख रहा है कि भाई स्पीकिंग में एक मोनोटोन है तो वो 10 होगा। 7वें सवाल पे चलते हैं, डिफिकल्टी सस्टेनिंग अटेंशन इन द टास्क और प्ले, खेल या कार्य में ध्यान बनाए रखने में कठिनाई। हाँ, फोकस नहीं होता ना, थोड़े टाइम में ये बोर हो जाते हैं, बहुत जल्दी स्विच करने लगते हैं। जैसे कैरम बोर्ड खेलना, उठ के चले जाएंगे, हमें नहीं खेलना, या कोई भी गेम खेलना, तो डोंट फॉलो रूल्स, और बहुत जल्दी अपना इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं एक ही चीज में ना। यहाँ पे थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी बच्चा हो जो कि इंटरेस्ट लूज कर सकता है, कोई बच्चा हो जो एक नॉर्मल कंडीशन में भी वो उठ के जा सकता है, लेकिन अगर कोई बच्चे में इतना ज़्यादा है ये कि बाकी बच्चों से क्लियरली डिस्टिंक्ट हो पा रहा है, इरिटेटिंग भी लग रहा है, अजीब भी लग रहा है,
तो इसको कोई ना कोई मार्क्स देना पड़ेगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अदरवाइज हमें समझना पड़ेगा ये नॉर्मल बच्चों को भी कभी कभी ये बिहेवियर होता है, व्हेन दे सडनली डोंट फील इंटरेस्टेड दे जस्ट गो। बट अगर वो लगातार हर बार हो रहा है, हर चीज़ के लिए हो रहा है, दैट मीन्स इस बच्चे को इस वाले क्वेश्चन के लिए कोई मार्क्स देना है। मार्क्स मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 8वें पे हम पहुंच गए। ऑफन मेक्स केयरलेस मिस्टेक्स, अक्सर लापरवाही से गलतियां करता है। ये रश करते हैं कोई भी काम करने के लिए, जैसे कीज हैं वो भूल जाएंगे, वॉलेट भूल जाएंगे, लेट आएंगे क्लास में, सारे अपने कोर्स अनफिनिश्ड करेंगे, एक काम छोड़ के दूसरे में लग जाएंगे। मतलब केयरलेस एटीट्यूड होता है थोड़ा सा, उनके बिहेवियर क्लास में बच्चों को डिस्टर्ब करते रहते हैं हमेशा। उनके बिहेवियर का एक पार्ट बन गया, जहाँ पे जो एक कॉमन सोशल नियम है, उस सोशल नियम से पूरी तरह से दूर अपने ही एक धुन में तभी इनके स्कूल से भी बहुत कंप्लेंट्स आती हैं। तभी स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल क्लासेस, स्पेशल स्कूल्स इनके लिए बनाए गए हैं। हाँ, तो ये भी आपको बाकी बच्चों के कंपैरिजन में आपके बच्चे का बिहेवियर कैसा है वो उस हिसाब से आपको 0 से 10 तक का मार्क्स देना है। 0 याद रखिए कि बच्चा अगर बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा है लाइक एनी अदर चाइल्ड तो 0, अगर बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है या बहुत ज़्यादा वो वर्स कंडीशन में आपको लगता है तो मार्क्स 10। अगले सवाल पे आते हैं। अगला जो पॉइंट है, फॉरगेटफुल इन डेली एक्टिविटीज, होमवर्क या फिर जैसे दे मिस द डेडलाइंस। आपने किसी को ईमेल भेजने के लिए कहा है ऑफिस में तो किसी और को भेज देंगे, किसी और रेसिपिएंट को। तो ये तो एक सारी ये कॉमन पीपल की भी प्रॉब्लम्स हैं अगर हम देखते हैं तो। ये समझना पड़ेगा, जो आपने एग्जांपल दिया दैट इज बेसिकली फॉर द एडल्ट्स, लेकिन समझना पड़ेगा हम सब कभी ना कभी भूलते हैं। ऐसा कोई नहीं है पूरी दुनिया में जो भूलता नहीं। अगर हिस्ट्री लेते हैं तो दे आर हॉपिंग मेनी जॉब्स, मतलब ये कहीं टिक नहीं पाते हैं यहाँ पे यू आर टॉकिंग अबाउट द एडल्ट्स भी होते हैं। हाँ, एडल्ट वालों का। तो अभी तो हमारा फोकस है कि जो छोटे बच्चों में इस तरह के जो बिहेवियर है, जो कि जहाँ पे आपको लगता है कि क्लियरली यू एक्सपेक्ट, या उसके जो बाकी सिबलिंग्स हैं छोटे बड़े, वो उनके साथ कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि अनयूजुअली ज़्यादा फॉरगेटफुलनेस के इंसिडेंट्स कई गुना ज़्यादा पाए जाते हैं। बात बात पे हर चीज़ याद दिलानी पड़ती है, याद दिलाने के बाद भी वो फॉलो नहीं करते, तो समझ लीजिए कि कुछ मार्क्स देना पड़ेगा, 6, 7, 8, 10। 10वें क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं। पुअर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल, योजना बनाने और समय प्रबंधन में कमजोरी। हाँ, जैसे स्कूल जाना है तो उठेंगे नहीं और टॉयलेट में भेज देंगे तो ब्रश ही करते रहेंगे, निकलेंगे नहीं बाहर, नहाएंगे नहीं टाइम से। एवरी मोमेंट यू हैव टू लुक आफ्टर देम। तो उनको छोड़ नहीं सकते, मतलब द सेंस ऑफ टाइम इज नॉट देयर ऑल टुगेदर। टाइम का जो सेंस है दैट इज मीनिंगलेस टू देम, तो दैट कैन बी वन थिंग। 11वें पे चलते हैं। रन्स और क्लाइम्स इन इनअप्रोप्रिएट सिचुएशन, अनुचित जगहों पर दौड़ना या चढ़ना। हाँ, तो जैसे कि अगर आप कहीं जैसे घूमने जाते हैं तो इस तरह के भी हमने बहुत पेशेंट्स देखे हैं कि अगर वो फर्स्ट फ्लोर पर रूम लिया तो खिड़की से बाहर कूद जाएंगे, पिलर पे चढ़ने लगेंगे, बालकनी में कहीं भी चले जाएंगे। वो डरते ही नहीं है किसी भी चीज से ना, कि उनको ये नहीं पता कि गिर जाएंगे बेसिकली। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, वेरी केयरफुल ऑल द टाइम। ये कॉशियस एक चीज़ और भी है कि याद रखिएगा कि ये जो बिहेवियर की बात कर रहे हैं, ये एक नॉर्मल चाइल्ड का भी बिहेवियर ऐसा कभी कभी होता है। कोई नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा भी अक्सर डेंजरस वाले काम करता है। ये सोच के देखिए, बहुत छोटा बच्चा है, उसके सामने सांप आ जाएगा तो सांप को पकड़ने लगेगा खिलौना समझ के, राइट। दैट डज नॉट मीन दैट ही इज ADHD और ऑटिज्म पेशेंट। तो नॉर्मली कभी कभी अगर कोई बच्चा ऐसा बिहेवियर करता है तो वो नॉर्मल होता है फॉर एवरीबडी ऑफ अस। लेकिन कोई अगर लगातार ये करता है, लगातार एवरी गिवन एन अपॉर्चुनिटी हमेशा वो करेगा, तो ही वो अलार्मिंग सिचुएशन बन जाएगी, तो ही वो कोई ना कोई मार्क्स आपको देना है। तो ये डिस्टिंक्शन आपको करके चलना पड़ेगा। आते हैं 12वें पॉइंट पे। 12वां है टॉक्स एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा बोलना। तो सवाल खत्म होने से पहले ही वो जवाब देने लगते हैं। बेसिकली उनको पता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो उसको छुपाने के लिए वो फटाफट जवाब देने लगते हैं, कॉम्पेंसेट करने के लिए। हाँ, तो वो उनका इंटेंशन क्या है ये तो आप और हम बता नहीं सकते ज़्यादा, लेकिन ये ज़रूर देख सकते हैं कि अगर जहाँ तो एक्सपेक्टेड है कि उसको सुनना वहाँ वो बोलेगा, जहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि बोलना बंद करना वहाँ ही बोलता रह जाएगा। उसके जो बोलने का जो तालमेल है वो कंट्रोल से बाहर है एक कॉमन सोशल सेटिंग में। तो यहाँ पे 0 से 10 तक के मार्क्स में आपको असेसमेंट करके एक मार्क्स आपको देना है। चलते हैं 13th पॉइंट पे। डिफ़िकल्टी स्टेइंग सीटेड और क्वाइट व्हेन एक्सपेक्टेड, ज़रूरत होने पर चुप या बैठे रहना मुश्किल है। जैसे स्पेशली डॉक्टर्स रूम में तो बहुत देखा गया कि आपके रूम में अगर ये पेशेंट आते हैं तो पूरी टेबल का तहस नहस कर देते हैं, वो बैठ ही नहीं पाते हैं।
कहीं भी आपको जैसे प्रिंसिपल्स के रूम में ले जाना है तो आप लेके जा ही नहीं सकते हैं इस तरह के बच्चे को ना। हाँ, सब कुछ प्रिंसिपल के रूम कभी में कुछ उठाना, कभी कुछ उठाना, कभी कुछ उठाना, दे आर ऑलवेज क्रिएटिंग किसी डिस्ट्रैक्शन। पड़ोसी के घर ले जाएंगे तब भी उनका हाँ, बिहेवियर तभी सेम भी, रहेगा। हाँ। वो दे विल कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, कोई भी सामान उठा के। हालांकि कोई भी बच्चा ये कर सकता है, लेकिन ये अनयूजुअली ज़्यादा करते हैं, तो समझ लीजिए कि ये अबनॉर्मल है। ये एक पहचान करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि बाकी और जो है कि उसी एज ग्रुप के बच्चों उनके बिहेवियर को से कंपेयर करना ज़रूरी है। फिर 14वें पॉइंट में आता है एक्ट्स विदाउट थिंकिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम सोचे बिना काम करना। हाँ, तो इसमें जैसे मल्टी फ्लोरेड बिल्डिंग्स पे लोग बाग रहते हैं तो कई बार बच्चे लिफ्ट में बंद हो जाते हैं, लिफ्ट में मतलब कि कहीं भी वो चले जाते हैं, दरवाजा खुला और वो निकल जाते हैं, किसी भी फ्लोर पे चले जाएंगे, ढूंढना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा मतलब एक ट्राई रखना पड़ता है। जैसे मॉल में भी मैंने देखा कि कितने बार गले में वो लोग पहना के उनको पकड़ के चलते हैं, मेले में कहीं जाएंगे तो खो जाएंगे, इधर उधर भाग जाते हैं बस वो लोग ना। हाँ, तो ये एक खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपने अभी तक के एक्सपीरियंस में जो जो बिहेवियर अपने बच्चे में देखा है उनको याद कीजिए, उनको याद करके फिर मार्क्स तय कीजिए कि क्या मार्क्स देना चाहिए। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो आप उसी एज ग्रुप के बच्चे से कंपेयर करेंगे, दूसरा अपनी मेमोरी में जाइए और कि कितने सारे इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं विच इज़ अनयूजुअल, वेयर यू कैन रिलेट विद दिस क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंगली यू डिसाइड व्हाट मार्क्स यू वांट टू गिव। मैं ये मार्क्स देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगले महीने आफ्टर यू स्टार्ट द प्रोटोकॉल, जो अभी मैं बताने वाला हूँ, एक महीने बाद फिर दोबारा से एक असेसमेंट हम करेंगे सो दैट वी कैन सी, आप देख सकें, हम देख सकें कि कितनी इंप्रूवमेंट बच्चे में हम बोल सकते हैं। 20%, 40%, 100%, वॉट एवर इज इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख सकें। और लास्ट में 15th इज़ कि आपको बच्चे का एक 5 से 10 मिनट का वीडियो बनाना है, बच्चे का अलग अलग मूड में, अलग अलग बिहेवियर में, अलग अलग एक्टिविटी में, खाते हुए, लोगों से कन्वर्सेशन करते हुए, सोशल सेटिंग में, और वो वीडियो बना के आपको हमें भेजना है, अपने पास भी सेव रखना है सो दैट एक महीने बाद अगर बिहेवियरल चेंजेस होते हैं तो जाहिर सी बात है वो वीडियो में हम कैप्चर कर सकते हैं सो दैट वी कैन कंपेरिजन के लिए हमारे लिए या आपके लिए कंपैरिजन करना मुश्किल होगा अगर हम रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो। और रिकॉर्ड रखेंगे और कंपैरिजन में हमने अगर ये भी देखा कि 20% ही इंप्रूवमेंट हुआ एक महीने में, तो हमारे अंदर मोटिवेशन होगी, द सिस्टम इज़ वर्किंग, जो भी प्रोटोकॉल आप अभी सीखने जा रहे हैं ये काम कर रहा है। तो आप जाहिर सी बात है ज़्यादा जोश के साथ ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और आपके जो नियर एंड डियर हैं वो भी आपको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो ये है सेकेंड स्टेप, ये दूसरा स्टेप हो गया। आफ्टर यू एनरोलमेंट इज़ फ्री, उसके लिए सिर्फ bishop.com/autism में जाकर एक फॉर्म भरना है जो वहाँ मिल जाएगा, गूगल फॉर्म। एंड सेकेंड स्टेप, फॉर्म भरने के बाद ये BAT असेसमेंट टेस्ट को पूरी तरह भरना है, वीडियो को आपको सबमिट करना है। और इसके बाद आता है तीसरा स्टेप जो डिटेल में हम आगे आपको बताएंगे जब आपका ग्रुप अभी बनने वाला है, दैट इज़ थर्ड स्टेप। ग्रुप बनने के बाद ये वीडियो आपके ग्रुप में जाएगा और आपको टू स्टार्ट विद 7 डोंट्स एंड 7 डूज फॉलो करना है। 7 चीज़ें जो आपको नहीं करनी है और 7 चीज़ें जो आपको करनी है, उनमें एक एक करके बात कर लेते हैं। क्या आज के बाद नहीं करना है और उसके बाद बात करेंगे क्या आज के बाद करना है। पहला जो आपको बिल्कुल नहीं करना है, डोंट गो टू द डॉक्टर्स। डॉक्टर के चक्कर लगाना बंद कीजिए। याद रखिए उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कोई भी रिलीफ आपको मिले। ये ज़रूर होगा कि डॉक्टरों के पास चक्कर लगाएंगे तो पैसे तो बर्बाद होंगे ही, टाइम भी बर्बाद होगा, और साथ में कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे, कोई ना कोई दवाई दे देंगे, कोई ना कोई इंजेक्शन दे देंगे, कुछ ना कुछ जो भी वो बताएंगे वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान करेगा। इसीलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट वन, डोंट गो टू डॉक्टर्स। क्योंकि आप चुपचाप बैठे तो नहीं रह सकते, सोचते हैं क्या पता बच्चा ठीक हो जाए, क्या पता कोई रिलीफ मिल जाए। तो किसी भी हालत में आपको बच्चे को लेके नहीं जाना डॉक्टर के पास। अब ये होता है कि छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है तो हर बच्चे को नॉर्मल है या ऑटिज्म है या ADHD है, हर बच्चे को कुछ ना कुछ खांसी, जुकाम, बुखार, कोई ना कोई जो चाइल्डहुड डिजीज होती ही रहती है। आपको भी हुई होगी, हमें भी हुई थी। तो ऐसे में भी डोंट गो टू द डॉक्टर। ऐसे अगर ऐसा कोई बच्चे में कोई भी बीमारी आती है जो कि आ सकती है, कॉमन इलनेस जो होते हैं, जो सीजनल इलनेस भी होते हैं, जो हर बच्चे में होती है, जिसकी वजह से आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो भी आपको ज़रूरत नहीं जाने की। तो करना क्या होगा, जो ग्रुप आपका
हम बना रहे हैं इस ग्रुप में आपको पोस्ट करना है। आपके बच्चे को बुखार हो गया या जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, या पेट दर्द हो गया, या लूज मोशन हो गया, कोई भी चीज़ अगर होगा तो यू हैव टू रिपोर्ट टू अस, और हम उसका भी ध्यान रखेंगे और क्या करना है आपको बता देंगे। एंड हमें पता है कि दैट वर्क्स ऑन द चिल्ड्रन विदाउट गिविंग एनी फर्दर साइड इफेक्ट। तो दैट इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द डोंट्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, नो मोर एंटीबायोटिक्स, नो मोर वैक्सीनेशन, नो मोर एंटीपायरेटिक्स। याद रखिए कि पहली बात तो ये कि बच्चे को ऑटिज्म या ADHD हुआ क्यों, याद रखिए द मेन कॉज इज वैक्सीनेशन। ये बात हम पहले से बताते आए हैं, वी हैव बीन टेलिंग दैट फॉर लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स, लेकिन इस साल 7 अप्रैल को ये सिद्ध हो गया है कि अभी जो आंकड़ा अगर हम बोलें, भारत में हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है, हर 10 में से एक बच्चा ADHD का शिकार है। तो ये इतनी तेज़ी से कैसे बढ़ गया, उसका कारण है जिस तेज़ी से नंबर ऑफ वैक्सीन्स जो बच्चों में दिए जा रहे हैं बढ़ते गए, उसी तेज़ी से बच्चों में ऑटिज्म ADHD भी बढ़ते गए। हर स्कूल में, हर क्लास में आपको एक दो ADHD के बच्चे दिखाई देंगे ही देंगे, जो आज का सत्य है। तो इसका जो मुख्य जो अभी निकल के आया है, जो रिसर्च पेपर है 7 अप्रैल को रिलीज़ हुआ है, ऑटिज्म का जो मोस्ट प्रोमिनेंट कारण निकल गया है, दैट इज़ अ चाइल्डहुड वैक्सीनेशन। और अगर ये रिसर्च पेपर आपको पढ़ना है तो विश्वरूप.com/autism में जाके ये रिसर्च पेपर वो हमने डाउनलोड करके रखा है, आप पढ़ सकते हैं, उसको रेफ़र कर सकते हैं। तो नो मोर वैक्सीन, किसी भी तरह का वैक्सीन कभी भी नहीं लेना है, कभी भी नहीं लेना है, और किसी भी तरह का एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक नहीं लेना है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे जो प्रोटोकॉल में हिंडर करेंगे और बच्चे को ठीक होने के बीच में बाधा की तरह काम करेंगे। तो अगर बुखार हो गया तो क्या करना है, आप हमें कांटेक्ट कीजिए। देयर आर मेनी वेज वी कैन गिव अ रिलीफ फ्रॉम फीवर विदाउट यूजिंग दीज डेंजरस ड्रग्स, ना एंटीबायोटिक, ना एंटीपायरेटिक, ना एंटीवायरल, ना वैक्सीनेशन। तो दैट इज़ द सेकेंड डोंट्स। थर्ड पे आते हैं, कुछ तरह के फूड को आपको रिस्ट्रिक्ट करना है। नंबर 1, एनिमल फूड, कोई भी चीज़ जो जानवरों से निकल के आई है बंद कर दीजिए। जैसे डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ या अंडा, मीट, मछली, सारे जानवर से निकल के बंद कर दीजिए। एनीथिंग विच कम्स आउट ऑफ फैक्ट्री बंद कर दीजिए उसे। बिस्किट, ब्रेड, नमकीन, पैक फूड, रिफाइंड फूड, फास्ट फूड, अपने चॉकलेट्स वगैरह अपने आसपास रखिए मत, अपने घर में मत रखिए, खुद भी मत लीजिए। अगर आप रियली चाहते हैं कि बच्चा ठीक हो जाए तो थोड़ा सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो बच्चे को नज़र ही ना आए तो चांसेस हैं कि वो मांगेगा नहीं, और अगर आप नहीं खाएंगे, नज़र नहीं आएगा, तो तभी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। सेकेंड, दिस इज द थर्ड डोंट्स। फोर्थ डोंट्स, दैट इज रिड्यूस और मिनिमाइज द स्क्रीन टाइम। आप देखेंगे आजकल के बच्चे हमेशा मोबाइल से चिपके रहते हैं कई घंटे, और जब मोबाइल उनको दे दिया जाए, कितना छोटा बच्चा हो, 1 साल 2 साल का बच्चा भी हमने देखा है आमतौर पे कि जो कि माँ के बिना नहीं रह सकता, लेकिन मोबाइल उनके हाथ में दे दो तो माँ को भूल जाता है और पूरी दुनिया को भूल जाता है, एंड पूरी तरह से स्क्रीन से ग्लूड रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, एक और कारण आफ्टर वैक्सीनेशन, कि बच्चों में इस तरह के बिहेवियरल चेंजेस आते हैं जो कि ADHD की तरफ इशारा करते हैं, ऑटिज्म की तरफ इशारा करते हैं। तो जो कॉज है उस कॉज को हटाना बड़ा ज़रूरी है। इफ़ यू रियली वांट टू क्योर, तो स्क्रीन को हटाना है। स्क्रीन को हटाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स के लिए बड़ा कन्वीनियंट है कि बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया और साथ में एक चिप्स का पैकेट पकड़ा दिया। अब बच्चे से 1 घंटे की छुट्टी मिल गई, चाहे वो कितना भी छोटा बच्चा, आपको तंग नहीं करेगा। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इन चीज़ों का बच्चे के दिमाग में, बॉडी में, कि वो पूरी तरह से पूरी दुनिया भूल सकता है। एक तरह की लत बच्चे को लग गई है। दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। तो दैट इज़ द फोर्थ थिंग विच यू हैव टू अवॉइड। डोंट्स में ये चौथी चीज़। पांचवी चीज़ जो डोंट्स में आता है, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। आजकल हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से घिरे हैं, जिस तरह से हम लोग अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, खूब सारे लाइट हैं, वाईफाई है, सामने कैमरा है, राइट। तो ये माइक भी यहाँ लगा है। दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियसली दीज आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो बच्चे के केस में, छोटे बच्चे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा तेज़ी से प्रभाव करता है। इनफैक्ट हर चाइल्ड में, नॉर्मल चाइल्ड में भी। और ज़रूरी नहीं कि हर एक को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा या फिर हर एक को ऑटोइम्यून डिजीज़ होगा। हर बच्चे को कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा और कोई ना कोई तरह की बीमारी की तरफ बच्चे को ले जाएगा। तो इस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को मिनिमाइज़ करना, यानी कि ऐसे घर में वाईफाई मत रखिए, जिस कमरे में बच्चा सोता है उस कमरे में मोबाइल मत रखिए, उस कमरे में चार्जिंग मत कीजिए, उस कमरे का टीवी का अगर स्विच ऑफ भी है तो प्लग निकाल के रखिए। इस तरह से यू हैव टू मिनिमाइज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अराउंड द चाइल्ड, स्पेशली जब रात को बच्चा सो रहा है।
सिक्स्थ डोंट, छठवां चीज जो अवॉइड करना है, नो टू केमिकल्स। किसी भी तरह के केमिकल्स को बिल्कुल भी बच्चे के क्लोज मत लाइए। Isn't it? Some input from जैसे you? कि कपड़े धोने के साबुन है उसको आप ऑर्गेनिक करिए, बर्तन धोने के साबुन है उसको ऑर्गेनिक करिए, माइक्रोवेव का यूज मत करिए, फ्रिज का यूज मत करिए, नॉन स्टिक कुकर। तो आपको इन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जितना हो सके देखिए, अगर ये जो भी हम बता रहे हैं हो सकता है टूथपेस्ट, टूथब्रश, सोप, शैम्पू। दिमाग में आपके सवाल आएगा ये सब नहीं यूज करें तो किससे ब्रश करें। यही सब ट्रेनिंग आपको देंगे। जो ग्रुप आपका बन रहा है या बन जाएगा, इस ग्रुप में आपको यही ट्रेनिंग मिलेगी कि अगर ये नहीं करें तो क्या करें। वो स्टेप बाय स्टेप आपको रोज आपको हम अपडेट करेंगे। आप देखेंगे कि ना केवल वो ज़्यादा कन्वीनियंट है, इकोनॉमिकल भी है, बल्कि वो सेफ है और वो सारे परिवार के लिए अच्छा है, नॉट ओनली फॉर द चाइल्ड। आगे चलते हैं। 7th, डोंट रिस्ट्रिक्ट द चाइल्ड मच। एनी इनपुट फ्रॉम यू? हाँ, नहीं, हम लोग हमेशा बच्चों को डांटते रहते हैं। एक्चुअली ये सेंसरी प्रॉब्लम है। उन बच्चे जो है ऊंची आवाज में सुन ही नहीं सकते हैं। हम लोग उनको बस इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो बहुत सॉफ्टली सब बच्चों को हैंडल करना पड़ेगा। यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि बच्चे डोंट डायग्नोज देम विद एनी डिजीज, ADHD, और मतलब डोंट लेबल देम। आई मीन यहाँ पे ये समझना पड़ेगा बच्चे की जो भी हालत है, इस हालत में कहीं ना कहीं आप भी, आपका सोसाइटी का, सबका फैमिली, सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी उनको एक नॉर्म में ढालना चाहती है जिस नॉर्म में वो ढलना नहीं चाहते। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जैसा मेरा मानना है कि बच्चा एक नॉर्मल हेल्दी चाइल्ड ही पैदा होता है। उसके बाद जिस तरह के प्रोटोकॉल अभी बनाए गए हैं, प्रोपेगेंडा बनाए गए हैं कि वैक्सीन पे वैक्सीन देना बच्चे को, या स्क्रीन टाइम इतना देना, माँ के दूध पे नहीं रखना, कुछ ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक, तो उससे जब बच्चे में रिएक्शन होता है कुछ बच्चों में, बट ऑब्वियस उनके नर्व जो है स्टिमुलेट हो रही है इन सब चीजों से, दैट इज कॉजिंग ADHD। हाँ, तो इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सोसाइटी की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है, डॉक्टर्स की है। तो बच्चा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वॉट एवर इज कंडीशन, वो तो सफर कर रहा है। तो ऐसे में हमें ये देखना पड़ेगा कि थोड़ा सा पेशेंस रख के, और फर्स्ट थिंग दैट दे आर नॉट बोर्न विद दिस सिम्टम। हाँ, वो तो अपने इंड्यूस किया है। हमने जो पेशेंट का करा था स्वप्निल का, उसका 1 साल तक बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था, उसके बाद ये सिम्टम्स आए हैं। दैट मींस इट इज सोसाइटी एनवायरमेंटल क्रिएटेड सिम्टम्स। ठीक हो गया बाद में, विद ऑल द सिम्टम्स हटाते ही वो ठीक हो गया। तो दैट प्रूव्स इट इज क्यूरेबल। तो क्या किया, हम क्या करते हैं, आपको क्या करना है बच्चों के साथ। अब आता है 7 डूज जो जरूर करना है इफ यू रियली वांट योर चाइल्ड टू रिकवर फ्रॉम इट, टू गेट क्योर ऑफ ऑटिज्म एंड ADHD। सबसे नंबर 1 पे आता है फूड। यू टू चेंज द फूड। आपको ये देखना है कि बच्चे के डाइट में फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए। फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स आर कॉल्ड प्रीबायोटिक, है ना। तो कितना फ्रूट कितना वेजिटेबल, उसका आंकड़ा 1 से 10 साल के बीच में, अगर 10 साल तक के बच्चे के लिए एक दिन का जो टोटल अमाउंट ऑफ फ्रूट इनटेक है, स्पेशली 12 बजे से पहले फ्रूट पे रख सके तो ज़्यादा अच्छा है। कितना फ्रूट्स, मान लो एक 30 kg का बच्चा है, इंटू 20 कर देंगे 20, तो बन जाता है 600 ग्राम्स। तो दैट इज द अमाउंट ऑफ फूड द चाइल्ड नीड्स, अमाउंट ऑफ फ्रूट द चाइल्ड नीड इन द होल 24 आवर्स, राइट। और इतनी ही क्वांटिटी में वेजिटेबल्स रॉ, जैसे टमाटर खीरा हो गया, या स्टीम भी कर सकते हैं, मटर हो गया, ब्रोकली हो गया, या इसका सूप बना सकते हैं। ये सारी रेसिपी आपको दी जाएगी। उसमें भी ध्यान रखिए कि दे हैव टू इंट्रोड्यूस ऑल द कलर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो अंडरग्राउंड होते हैं, वो भी लेना है। हर तरह की वैरायटी लेनी है, मिक्स्ड वैरायटी, ऑल द वैरायटी। ये सारे वैरायटीज क्या क्या लेनी है, कैसे लेना है, कैसे इसका रेसिपीज हो सकती हैं जो बच्चे के लिए अट्रैक्टिव भी लगे और वो आराम से ले भी ले, कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं, सारा आपको बताएंगे। बट एक दिन में अगर 30 kg का बच्चा है, 10 साल से नीचे का है, तो 600 ग्राम फ्रूट्स एंड 600 ग्राम वेजिटेबल, दीज आर प्रीबायोटिक, उसके पेट में जाना चाहिए। और दूसरे तरह का फूड जिसे कहते हैं प्रीबायोटिक, यानी कि fruits and vegetables, and probiotic, that is amli. That is fermented food, basically any fermented food that is. तो फर्मेंटेड फूड का जो रेसिपीज आपको दे देंगे। ये समझना होगा कि आपके गट को बोलते हैं द सेकंड ब्रेन। तो अगर हमने बच्चे के सेकंड ब्रेन पे काम किया तो बच्चे का जो प्राइमरी ब्रेन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और सेकंड ब्रेन पे काम करने के लिए, बच्चे के गट पे काम करने के लिए 2 तरह के न्यूट्रिशन आप बच्चे को चाहिए, इनफैक्ट दुनिया के हर इंसान को चाहिए। दैट इज प्रीबायोटिक, raw vegetables and fruits, and probiotic, that is fermented food. How to cook the fermented food, that you will learn through the WhatsApp group जो आपके लिए स्पेशली बनाया गया है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और अगर 10 से ऊपर
17 साल तक का बच्चा है, स्टिल द ग्रोइंग एज, तो जो आप फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो उस बच्चे को, मान लो एक बच्चा है 12 साल का और वो 40 केजी का है, तो उसको 40 into 15, that becomes the total amount of fruits in grams and total amount of vegetable in grams, which becomes his total dose in the whole 24 hours. तो फूड में ये इंक्लूड करना है। और अगला जो पॉइंट है, द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज सनशाइन, सनलाइट। एक बात याद रखिए, ब्राइट लाइट इन द डे एंड पार्शल डार्कनेस इन द नाइट, ये आपके हार्मोन को बैलेंस करते हैं, ये आपके इंटेलेक्ट को वापस लाने में हेल्प करते हैं। तो ब्राइट लाइट, जितना हो सके सनलाइट एक्सपोजर इन द डे। सन की जो लाइट है, एक तो होती है धूप, वो तो ज़रूरी है ही, लेकिन एक होती है ब्राइटनेस लाइट। वो लाइट जो सनलाइट है, दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विद एनी अदर लाइट। तो जितना हो सके आप आउटडोर में बच्चा रहे, जितना हो सके। इसमें भी स्पेशली ऑरेंज कलर ऑफ लाइट, जो ऑरेंज रेज होती है ना सेटिंग सन और राइजिंग सन में, अगर एक भी टाइम में मतलब आप बच्चे को बाहर ले जा सकते हैं तो दैट इज गोइंग टू ब्रिंग अ मेजर डिफरेंस। वो बिल्कुल हार्मोनल बैलेंस कर देता है बॉडी का। तो ये है तो छोटी सी बात, बट बहुत पावरफुल बात है। तो सनलाइट का एक्सपोजर दिन में रखें और सुबह सुबह रखें, शाम को रखें। ट्राई टू गेट एज मच एक्सपोजर। और अगर जब दिन में पर्दे खोल के रखें, तो इस तरह का आपको इस पॉइंट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। सेकंड थिंग। थर्ड थिंग विच वी कॉल एज 0 वोल्ट थेरेपी। 0 वोल्ट का मतलब बड़ा सिंपल है कि ग्राउंडिंग, कि जब आप ग्राउंड में जुड़ते हैं, मिट्टी में, घास में, आउटडोर जाते हैं, नंगे पैर, और पैर जैसे ग्राउंड में पड़े, तो विद इन द फर्स्ट 10 सेकेंड योर वोल्टेज ऑफ द बॉडी बिकम्स द सेम एज द वोल्टेज ऑफ द अर्थ, दैट इज शून्य, 0 वोल्ट। और 0 वोल्ट में आपका जो पूरा जो नर्वस सिस्टम है, दैट रिजुविनेट्स, आपके जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है वो कम होते हैं, आपके जो हार्मोनल बैलेंस है वो दोबारा एस्टेब्लिश होते हैं, आपके बॉडी का होमोस्टेसिस कम्स बैक, आपकी इम्यूनिटी वापस आती है। इनफैक्ट जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं उनमें भी 0 वोल्ट बड़ा काम आता है। हम तो अपने हॉस्पिटल में यही बोलते हैं कि ऐसे पेशेंट्स को कम से कम 48 मिनट्स एवरी डे दे शुड बी ग्राउंडेड। ग्राउंडेड मतलब ज़मीन से जोड़ के रखना। बच्चों के लिए बड़ा आसान है, उनको जूते चप्पल मत दीजिए, और पार्क में जहाँ कोई कील वगैरह ना हो, वो ये ध्यान रखना पड़ेगा। घास में, मिट्टी में खेलने दीजिए, भरपूर खेलने दीजिए, 1 घंटा 2 घंटा। एंड दैट आप ये नोटिस करेंगे, जो बिहेवियरल टेस्ट हमने किया है, जो आप करके देंगे, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। आप क्लियरली विजिबली उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। कई बार इन बच्चों को ना नींद नहीं आती है रात को, तो हमने ये भी देखा कि अगर सोने से पहले इनको 1 घंटा हम ग्राउंडिंग कराते हैं, उसके आराम से सो जाते हैं ये लोग। वो जो कामनेस है बच्चे में, फ्री रेडिकल्स जो है, अर्थ जो है उसको बैलेंस कर देता है सारा। अर्थ से इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाता है। इलेक्ट्रॉन लिटरली बॉडी में आता है, जिसकी वजह से 0 वोल्ट होता है। और इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो इन्फ्लेमेशन विल गो, वेदर इट इज ब्रेन इन्फ्लेमेशन और बॉडी इन्फ्लेमेशन। और जब ये जाएगा तो बॉडी में कामनेस आएगी, ब्रेन में कामनेस आएगी। पॉजिटिव इफेक्ट्स देखे मैंने 0 वोल्ट के ऑटिज्म में। हाँ। तो करना क्या है, वेरी सिंपल। बच्चे को कोई ऐसे पार्क में खेलने भेजना है बिना जूते चप्पल के, जहाँ पे घास, मिट्टी हो, घास हो, दोनों चीज हो, लेकिन कीड़े कंकड़ वगैरह ना हो। ये थोड़ा केयरफुल रहना, और लेट देम प्ले द होल डे, राइट। जितना हो सके उसको, उनको खिलाइए, तो उससे आपको बड़ी तेजी से फर्क दिखेगा, क्लियरली विजिबली फर्क दिखेगा। तीसरी बात हो गई है। चौथी बात पे आते हैं। इट इज, आई कॉल इट 8 PM रूल। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक आप फीड कीजिए फूड, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। रात के 8 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 8 बजे तक कुछ मत दीजिए खाने के लिए। पानी दे सकते हैं पीने के लिए। जब ये करेंगे तो बॉडी का जो सर्केडियन रिदम है बच्चे का, वो रिदम ठीक होगा, जिससे बच्चों को एडवांटेज मिलेगा, द ऑटिस्टिक चाइल्ड और द ADHD चाइल्ड, और उसमें कामनेस आएगी, और आप देखेंगे हेल्थ वाइज भी बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी। दिस मीन्स डिनर को 8 बजे तक फिनिश करना, उसके बाद यू हैव टू एंश्योर द चाइल्ड और दैट पेशेंट इज नॉट ईटिंग एनीथिंग एल्स। तो ये हो गया आपका। ऑटोमेटिकली रात को बॉडी अपने आप को हील करती है, तो अगर आप उसकी सारी एनर्जी डाइजेशन में लगा देंगे रात को, तो हीलिंग कहाँ से करेगी? तो पेट को एम्प्टी रखेंगे तो बहुत अच्छी हीलिंग होगी बॉडी की रात को। दैट्स वंडरफुल। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, दैट इज द 5th वन, दैट इज द नीम थेरेपी। इसको आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं, इट कैन बी वेरी वेरी ईजी, कि आप बच्चे का वेट मान लो 30 kg का बच्चा है, तो हर 10 kg में 1 ग्राम नीम के पत्ते का पाउडर। बड़ा सिंपल है। आपके घर के आसपास नीम का पेड़ तो होगा ही, और लेके नीम के पत्ते निकालिए और सुखा दीजिए। 4-5 दिन लगते हैं धूप में सूखने में। फिर मिक्सी में डालिए, डाल के 2 से 3 मिनट में दैट बिकम्स ए पाउडर। उसे एक डब्बे में भरिए
रोज़ सुबह खाली पेट बच्चे को वार्म वाटर में आप बच्चे के वेट के अनुसार, यानी कि अगर 30 केजी का बच्चा है तो 3 ग्राम नीम का पाउडर यानी कि आधा चम्मच के बराबर घोल के, और थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से हनी भी मिला सकते हैं, नहीं तो बच्चा पिएगा नहीं। होता है तो पिएगा नहीं। कुछ बच्चे पी लेंगे, कुछ नहीं पिएंगे, तो उसको टेस्टी बनाने के लिए रॉ हनी, नॉट द रिफाइंड वन, रॉ हनी वो किसी ना किसी गांव वाले से आपको मिल जाएगा, थोड़ी कोशिश करने पे मिला के, दैट बिकम्स द मेडिसिन फॉर हिम। तो इसको बच्चे के लाइफस्टाइल का पार्ट बना दीजिए और इससे ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखेगा, क्लियरली फ़ायदा दिखेगा। दैट इज़ द 5th वन। एंड द 6th वन, 6th पॉइंट इज़ ओम चैंटिंग। बच्चे को इंश्योर करें कि आपको भी साथ में करना पड़ेगा, तभी बच्चा करेगा, एवरी डे few minutes of ओम चैंटिंग। यू वांट टू इंक्लूड समथिंग हियर? ओम चैंटिंग से आपका जैसे हमिंग साउंड है बेसिकली, जैसे हमिंग थेरेपी, बट बच्चे क्योंकि हमिंग कर नहीं पाएंगे तो प्रेफरेबली दे कैन चैंट ओम। आप 3-4 से ही शुरू करें, जितना भी बच्चा करता है लेट हिम डू, और आप थोड़े दिन में इसका चेंजेस देखने लगेंगे, क्योंकि ब्रेन के सारी नर्व्स है उनमें एक सूदिंग इफेक्ट आएगा, जहाँ पर उनका जो परेशानी है, और ये आप कामनेस देखेंगे बच्चे के अंदर इसको दिन में। थोड़ा समझना होगा, इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या ऑडियो विजुअल के माध्यम से बच्चे के साथ हम करेंगे भी, ताकि बच्चे को आदत पड़ जाए, आपको आदत पड़ जाए। हमिंग थोड़ा समझ लीजिए इसको, मुंह बंद करने के बाद जो आवाज़ निकलती है दैट्स कॉल्ड हमिंग। जब हम ओम बोलते हैं, ओम, अब जो मुंह मेरा बंद है लेकिन आवाज़ आ रही है, दैट्स कॉल्ड हमिंग। जब ये हमिंग होती है तो एक वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन से द नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन इन द साइनस इंक्रीजेज ड्रास्टिकली, एंड उससे द सर्कुलेशन ऑफ द साइनस इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक इट गोज टू हाई, एंड दैट कॉज द इंक्रीज इन द क्लीनलीनेस, क्लीनिंग एक्टिविटी ऑफ द थ्रू द नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये एक हमिंग थेरेपी बोल सकते हैं। इसमें आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करके, बस बच्चा ओम की चैंटिंग कर रहा है दिन में जितनी बार भी कर सके, जितनी बार भी आप मोटिवेट करके करा सकें, दैट विल गिव अ ट्रू एंड वेरी क्लियर इम्प्रूवमेंट इन द सिम्टम्स। अब आता है आखिरी जो बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ एनकरेजमेंट। बच्चे को जितना एनकरेज करेंगे उतना आसानी होगी जो ये 6 पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट कराने में। Encouragement becomes the very, very big factor which can help you to get the cooperation of the child and also help him to heal faster. You want to add something? Love is the only therapy. Love can only heal the things. तो आप इन बच्चों को जितना प्यार देंगे उसी से इनका हीलिंग होगा और ये ठीक हो सकते हैं। तो ये जितनी सारी बातें बताएं, there is an overview, there is a welcome video for you all, और जो व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए बना है, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप पार्ट हैं, इसी व्हाट्सएप ग्रुप में बाकी और पेरेंट्स देश विदेश के जो सेम सिचुएशन फेस कर रहे हैं वो सब हैं। तो डेली बेसिस पे आपको अपना अपडेट देना है। 1 महीने का टारगेट लेके चलते हैं फ्रॉम द डे व्हेन यू फिल द फॉर्म। 1 महीने बाद फिर एसेस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ। आप अपने बच्चे का देखेंगे, बाकियों के बच्चों का देखेंगे, बाकी लोग आपके बच्चे का देखेंगे। तो जब एक दूसरे के सेम सिचुएशन में, सिमिलर सिचुएशन में, सिमिलर प्रोटोकॉल से क्या इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ दोनों देख पाएंगे, तो उससे आपको एक ट्रू फिगर पता चलेगा व्हाट इज़ वर्किंग, व्हाट इज़ नॉट वर्किंग। तो इसलिए ये खास ग्रुप बनाया है विद द इंटेंशन टू मेक द वर्ल्ड फ्री ऑफ ऑटिज्म एंड ADHD। तो ये पॉसिबल है, हमने ये किया है, अब आपकी बारी है। और विद दिस वी कंक्लूड दिस वेलकम वीडियो। हम मिलते रहेंगे, वर्चुअली मिलते रहेंगे, और कभी टाइम पे कोशिश करते हैं हम कि इन पर्सन भी मिलें, और हमारे जो अभी तक के जो वैसे बाकी और जो बच्चे जुड़े हुए थे और जो रिकवर हो गए, उनको भी कभी कभी हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो वो आते हैं और अपनी कहानियाँ बताते हैं। और आई होप कि एक दिन आपकी कहानी भी दुनिया सुनेगी, एनकरेज होगी, जिस तरह से आप किसी के सक्सेस स्टोरी को सुन के इस प्रोग्राम का पार्ट बने। द प्रोग्राम इज CAN, दैट मीन्स क्योर ऑटिज्म नाउ। थैंक यू, जय हिंद। लाइफस्टाइल डिजीज हो या इन्फेक्शियस इलनेस, कॉस्मेटिक्स हो या पेन मैनेजमेंट, घर पर ही बनाएं अपनी दवा। एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न एविडेंस बेस का अनोखा मिश्रण। ज्वाइन 1 month ऑनलाइन ट्रेनिंग, बी अ सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर।